लिखिए, नोट लिखिए एक, किसमें है नोट, ये कौन सा है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है ना, हाँ कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। नोट लिखिए, ओनली द अल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन, only the alkane with even number of carbon can be prepared. बनी हुई बात है, क्योंकि कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में अगर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन n है तो प्रोडक्ट में होते हैं ट्वाइस ऑफ n-1, तो जब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन ही आना है। लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। पहला लिखिए, कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 4, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटेन, तो ये सब कैसे होते हैं, गैस, यानी कि फर्स्ट 4 मेंबर्स आर गैसियस। इसके बाद में 5 से 7 लिक्विड, और 17 से अबव, 17 है, 5 से 17 सॉरी, और 17 एंड अबव सॉलिड होंगे। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। ऐसा होता क्यों है? अगर आप इसके पीछे की लॉजिक समझें तो नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ता है तो साइज बढ़ता जाता है, जितना बड़ा साइज होता है उतना स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल्स फोर्सेस लगते हैं। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है और ये गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होते जाते हैं। चलिए आइए बेसिक समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जब भी आपको यह पता करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसका कम है, तो सबसे पहला काम होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि कह सकते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन। लिखिए, और जब ये सेम आ जाए कि मॉलिक्यूलर वेट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गए, तो दूसरी चीज आपको देखनी है नंबर ऑफ साइड चेन। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। वजह क्या है यह भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन दूं आपको कि नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और टर्शियरी ब्यूटेन, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है पता ही नहीं होगा। नॉर्मल ब्यूटेन, ये आइसो नियो क्या होता है, या नियो ब्यूटेन कह दो, बात तो एक ही है। ये है आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, और ये हो गया आपके पास आइसो ही हुआ ब्यूटेन। पेंटेन कर दो ना इसको, कोई बात नहीं है, पेंटेन। ये देखिए, इधर से इधर जब आप जा रहे हो तो नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ रहा है। साइड चेन बढ़ने से क्या होता है कि इनकी स्ट्रक्चर स्फेरिकल होने लग जाती है। ठीक है, तो कह सकते हैं स्ट्रक्चर बिकम मोर स्फेरिकल, कि उससे क्या हो जाता है, ज्यादा स्फेरिकल होगी तो हम कह देंगे इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है।
अब वॉन्डरवॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? साइज पर। जब सरफेस एरिया कम होता है तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी कम हो जाते हैं। इसीलिए जब फोर्सेस कम हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। मैं कहने का मतलब यह है कि एक नॉर्मल ब्यूटेन दूसरे नॉर्मल ब्यूटेन से जिस फोर्स से कनेक्टेड होता है, ये फोर्स वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं। जब ये वीक पड़ जाएगा तो इसको आप इजीली बॉईल कर सकते हो, लेकिन अगर ये एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो ये दोनों को बॉईल करना बड़ा मुश्किल है। ये तीसरे से भी बॉईल होंगे तो सबको एक साथ निकालना मुश्किल है, अकेले मॉलिक्यूल को तो भगा दोगे। लिखिए इसको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। आगे लिखिए मेल्टिंग पॉइंट। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ध्यान रखना। देखिए फॉर नॉर्मल अल्केन, कॉमा अल्केन with even number of carbon atom have higher melting point. Alkane with even number of carbon atom have higher melting point than its adjacent member. मतलब इथेन का मेल्टिंग पॉइंट मीथेन और प्रोपेन से ज्यादा होगा। समझ आ गई बात? तो आप कह सकते हैं ये देखिए मीथेन से ज्यादा ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का सॉरी इथेन का मीथेन और प्रोपेन से ज्यादा है, ब्यूटेन का प्रोपेन और पेंटेन से ज्यादा है, हेक्सेन का पेंटेन और हेप्टेन से ज्यादा है। इस तरह से कि भाई प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन का है और पेंटेन का फिर से कम है। इसको समझिए। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना पड़े। अगर आप प्रोपेन की बात करोगे तो इसमें 3 कार्बन है और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ये एक प्रोपेन है। एक और मॉलिक्यूल ले लो, 1 2 3। इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं। जबकि ब्यूटेन के कैसे होंगे? 1 2 3 4। जो दूसरा मॉलिक्यूल अरेंज होगा वो ऐसा अरेंज होगा, एक ऐसे अरेंज होगा। पेंटेन कैसे अरेंज होगा? इस तरह। तो यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप के बीच की डिस्टेंस क्या है? कम। जबकि यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप दूरी पर है, जबकि यहां पर फिर से कम आ गया। तो जब ये डिस्टेंस कम होती है तो इनके बीच के रिपल्शंस बढ़ते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। बनाइए डायग्राम। ये है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। डिस्टेंस बिटवीन 2 मिथाइल ग्रुप is less, so more repulsion। अब ये रिपल्शन अगर ये बढ़ जाता है तो ये इतनी अच्छे से पैक नहीं हो पाते, लेस पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं ना इसको, सो लेस एफिशिएंट पैकिंग और लेस मेल्टिंग पॉइंट।
more packing efficient, C more melting point, और ये वाला इधर रिपीट कर देना। तो ये हो गया हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब लिखिए सॉल्युबिलिटी। एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सब्सटेंस को घोलने के लिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए, जैसे वाटर, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। और नॉन पोलर सब्सटेंस को घोलने के लिए नॉन पोलर चाहिए, जैसे CCl4, ठीक है, बेंजीन, इन सब का। तो अगर हम अल्केन की बात करेंगे तो सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इनको घोलने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, पानी में नहीं घुलेगा। लिखिए इस बात को, by the principle like dissolves like, means, अब इसका मतलब क्या है, पोलर कंपाउंड्स dissolves in polar solvent, जैसे वाटर, और नॉन पोलर देखे ना सॉल्वेंट। यह है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, CCl4, बेंजीन, ईथर। लिखिए आगे अगले लाइन से, अल्केन्स विच आर नॉन पोलर, अल्केन्स विच आर नॉन पोलर आर soluble in, which are non polar are soluble in non polar solvent, like CCl4, बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्केन्स किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या फ्री रेडिकल एडिशन, या एलिमिनेशन? क्या लगता है? लिखवाया था बेटा मैंने, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। यहां बैठ करके आंसर तभी निकलेंगे जब आपने पढ़ करके समझा है उसको। कुछ भी पूछ दो। लिखिए इसमें, द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन for alkane, the characteristic chemical reaction for alkane is free radical substitution। अब बार बार पढ़ने यहीं पे बिठा करके पलटाते रहूं तुम्हें कि हाँ यहां लिखवाया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले, पहला लिखिए हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन। इसमें पहला लिखिए क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, अल्केन का क्लोरीनेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि अल्केन्स पैराफिन्स होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव। तो ये क्लोरीन से रिएक्शन ही नहीं करते जब तक आप इसमें लाइट नहीं डालोगे। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि फ्री रेडिकल बनाने के लिए, कॉपी के टॉप पर लिखना, फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कंडीशंस, या तो आपके पास लाइट होनी चाहिए, या पेरोक्साइड होना चाहिए,
या हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इन कंडीशंस में फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास CH3 इथेन है और आप बात करते हैं क्लोरीन से, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है इसका, ठीक है, लिखवाया था ना, इसका सिलेबस नहीं है। तो ये लाइट इस क्लोरीन को होमोलिसिस करती है और इसके दो फ्री रेडिकल को अलग करती है। ये फ्री रेडिकल इसको तोड़ता है और इसका भी एक फ्री रेडिकल बनता है। जबकि यहां पे क्लोरीन के भी दो फ्री रेडिकल आपको मिल गए। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं और आपके पास कंपाउंड बनाएगा CH3CH2Cl, जो यहां साथ में बनेगा HCl। तो ये सिंपल आपका क्लोरीनेशन है। बट अगर मैं ये रिएक्शन यहां कराऊं और आपसे बोल दूं कि इसमें मेजर प्रोडक्ट बताइए, तब देखने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन क्लोरीन का तो फ्री रेडिकल आप बना दोगे, यहां पर आप एक फ्री रेडिकल यहां बना सकते हैं, यहां पे फ्री रेडिकल आ गया 1 डिग्री। एक आप फ्री रेडिकल यहां भी बना सकते हैं 2 डिग्री। इन दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन से 2 डिग्री। अब ये लेस स्टेबल है, तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि ये फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास 2 डिग्री क्लोरीन रहेगा, ये आपका मेजर रहेगा। माइनर में ये भी बन सकता है, और ये बीच में से भी टूट सकते हैं, तो मिक्स हैलाइड भी बनते हैं। मतलब मिथाइल क्लोराइड बनेगा, वो फिर इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, साथ में आपके पास ये वाले कंपाउंड भी बन जाते हैं डाइक्लोरीन वाले। तो ये सब मिक्सचर भी बनता है, बट मेजर ये बनता है। लिखिए इसको, आगे लिखिए अगली रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन ब्रैकेट में लिखिए साइक्लाइजेशन, या रिफॉर्मिंग। It is a dehydrogenation process. It is a dehydrogenation process. Dehydrogenation process. हाइड्रोजन का निकलना यानी कि ऑक्सीडेशन। और ये आपको बोलते हैं, हाँ अलग है। सपोज करो आपके पास हेक्सेन है, इस हेक्सेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल सकते हैं Cr2O3 B2O5, याद ही करना पड़ेगा, या मोलिब्डेनम का ऑक्साइड भी डालते हैं ना, इनमें से कोई एक, और टेम्परेचर रहेगा 773 केल्विन, 200 से 300 एटमॉस्फेयर, अच्छा 0 से 20 एटीएम। इतने हाई प्रेशर पर इसका बेंजीन बन जाता है, याद ही करना पड़ेगा। और बेंजीन होता है C6H6। यहां कितना है हेक्सेन, 6 2 12, 14 हाइड्रोजन है टोटल, इसमें 6 बची, कितनी निकल गई होगी 7। डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस।
4 2 8, 10 से 20 एटीएम है, इनमें से कोई एक है ना। आप ये कह सकते हो, क्या बताओ इसमें, ये कह सकते हो दिखाने के लिए कि CH3 CH2 CH, ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6, इससे ये बन जाता है। क्या करूं मैं इसमें भाई, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, ये दोनों निकल जाते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर यहाँ का एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन है, ये दोनों निकल जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर यहाँ का एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन होगा, ये निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। बस, तो ये सब वही है, फालतू बातें। आइए, लेकिन अगर यहां पर एक कार्बन बढ़ा दूं तो सेम कंडीशन में, तो 6 का तो बेंजीन बन जाएगा, एक जो बनेगा वो इस पे इस तरह से लग जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, टोलुइन बन जाएगा, और 4 हाइड्रोजन यहां भी निकल जाएगी। है प्रोडक्ट में 4 ही निकलेंगे हाइड्रोजन। हाँ, क्योंकि बेंजीन से 6 का बन रहा है ना। चलिए साहब, अगला लिखिए, आइसोमराइजेशन। देखिए, it is done in presence of AlCl3 oblique HCl, AlCl3 oblique HCl at 200 degrees Celsius. आइए, ब्यूटेन है, जब इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे AlCl3 HCl की प्रेजेंस में, तो इसका आइसोमर बन जाएगा। अब इसका आइसोमर बताओ कौन सा होता है ब्यूटेन का? आइसोब्यूटेन कह रहे हो ना, 10th में पढ़ा तो था तुमने। बस खत्म। अगर ये हेक्सेन होता तो हेक्सेन के आइसोमर सोचो, हेक्सेन तो ये है ही सही, आइसोहेक्सेन, नियोहेक्सेन, हाँ वो भी बन सकते हैं, एक और बनाते हैं, दो लगा दे जितने भी हो। साइक्लोहेक्सेन इसका रिंग चेन आइसोमर है ना, तो साइक्लोहेक्सेन बेसिकली, साइक्लोहेक्सेन जो है वो हेक्सीन का आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में काउंट होता है। अगला लिखिए, कंबशन। कोई खास रिएक्शन नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि अल्केन रिएक्शन करते ही नहीं है, और जो करते हैं वो रिएक्शन हटा रखी है इन्होंने। कंबशन, कंबशन क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन करा रहा हूं, और कंबशन का प्रोडक्ट एक ही चीज होता है, CO2 प्लस H2। कुछ भी रिएक्टेंट में कुछ भी प्रोडक्ट में बनता हुई है। देखिए इसमें, अल्केन गिव alkane gives large amount of heat, in complete combustion, hence they are used as fuel.
अगला पॉइंट इसी में, इन इनकम्प्लीट कंबशन with insufficient amount of air, अगर ऑक्सीजन थोड़ी सी कम पड़ जाए तो काला कर देती ना बर्तनों को, अमाउंट ऑफ एयर ब्रैकेट क्लोज, दे गिव कार्बन ब्लैक, गिव कार्बन ब्लैक which is used in manufacturing of, which is used in manufacturing of ink, printer ink, black pigment and as a filters. अब रिएक्शन से बैलेंसिंग वाली बात है, जैसे आप बात करो मीथेन, मीथेन का ऑक्सीडेशन करो, बनेगा क्या, CO2 प्लस H2O। अब इसकी बैलेंसिंग करो, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको कर दो 4 हो गया, तो 2 और 2 4, तो यहाँ 2 कर दो, ये होगी पहली रिएक्शन। लेकिन जैसे अगर आपको करना है इसमें इथेन का करना है, इधर देखो प्रोडक्ट में तो बनना यही है, 1 2 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 3, अब ऑक्सीजन गिनो 4 3 7, ये 7 का डबल है तो 7/2। देखो मतलब बेसिकली ये होता है इसमें। अब मैं वो लिखवाता भी नहीं हूं क्योंकि याद कौन करे उसको बैठ करके। अब n की वैल्यू 2 रखोगे तो 6 और 1 7/2, हेक्सेन में 6 रख दोगे तो 18 1 19/2 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जनरल इक्वेशन ये मतलब नहीं है। चलिए आगे, और अगर आप इसमें लो मीथेन का करा लो प्लस O2 लिमिटेड सप्लाई, अब आपने ऑक्सीजन कम कर दी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। कार्बन ब्लैक बनेगा, सिंपल कार्बन का पाउडर मिलेगा। प्लस H2O। चलिए अगला लिखिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इसमें लिखिए in presence of suitable catalyst, in presence of suitable catalyst and regulated supply of oxygen। अब यहां पे तो अनलिमिटेड था कंबशन, regulated supply of oxygen, alkane can be oxidized। अब देखिए हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन में कि अल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है। इससे पहले भी कंबशन कराया, वो भी ऑक्सीडेशन था बट वो अनकंट्रोल्ड था, तो अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करके CO2 कार्बन, वो मतलब अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, और एसिड का भी फर्दर ऑक्सीडेशन करके CO2 बनाता था। अब आपने ऑक्सीजन को सप्लाई को कर दिया कंट्रोल, तो अब कैसे होगा, कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। जैसे मीथेन का लिए डालोगे तो आपको याद है कॉपर एट 573 केल्विन में हमने लिखवा रखा है, ये डालोगे तो इसमें मीथेनॉल बनता है। लेकिन अगर इसी के ऑक्सीडेशन में मैं कैटलिस्ट चेंज कर दूं, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड डाल दूं, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल और अल्कोहल को आगे करके एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, लिखिए इसको।
हाँ, ये भाई मीथेन से मिथेनॉल, मिथेनॉल से मिथेनॉल, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्गर है, और इससे भी स्ट्रॉन्ग एक और है, मैग्नीज एसीटेट। अगर ये डाल दोगे तो सीधा एसिड पे जाकर के रिएक्शन रुकेगी। बंद हो गया? ठीक है, तो ये वीक है तो अल्कोहल पे रिएक्शन छोड़ता है, उससे स्ट्रॉन्ग डालोगे तो एल्डिहाइड पे, उससे स्ट्रॉन्ग डालोगे तो एसिड पे। लेकिन अब आप कहो कॉपर 573 केल्विन पे डाल दूं, नहीं होगा, इथेन का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, मैंने लिखवा रखा है। आप बोलो सर मोलिब्डेनम O3 डाल दूं, नहीं होगा। क्लियर? लेकिन 3 डिग्री है आपके पास, जैसे ये। अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन निकलना, तो ये हाइड्रोजन निकलेगी तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल या 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि स्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन इजीली हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या डालना पड़ता है, याद ही करना पड़ेगा आपको, KMnO4 डाल दो, सिंपल। अब KMnO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये निकलेगा और यहां पे OH जुड़ेगा, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। साथ में चाहे तो +O2 लिखते चलना है ना, नोट करके लिखिए। जनरली अल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, क्या लिखवाया था मैंने, इथेन ऑक्सीडेशन नहीं होता, सिर्फ मीथेन का ही होता है, इतनी आसानी से नहीं होता, प्रोपेन ब्यूटेन का किसी का ऑक्सीडेशन नहीं होता। जनरली अल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन but alkanes having tertiary hydrogen atom, okay, लिखिए रिएक्शन विद स्टीम। अच्छा, ये तो उसमें है अपने, चलो यहां भी कराई देते हैं। H2O गैस, गैस का मतलब स्टीम की कंडीशन में, इसकी रिएक्शन कराओगे निकल की प्रेजेंस में, अगर इसको गर्म कर दोगे तो आपके पास बनने वाला है CO + 3H2। ये होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस कंपाउंड्स खोल के देखोगे तो वहां दिख जाएगी तुम्हें ये रिएक्शन। ओके, एक को लिखिए नोट, अब चैप्टर खत्म करते हैं। या उधर जगह है हेलोजिनेशन जहां कराया था हमने लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन का, तो वहां लिख लो, पॉइंट छूट गया वहां पे, या फिर यहीं लिख दो, लिखिए हेलोजिनेशन। इन केस ऑफ हेलोजिनेशन, 2 लाइन का, इन केस ऑफ हेलोजिनेशन, 4 लाइन मान लो, रेट ऑफ रिएक्शन विद हेलोजन इज, अगर आपसे बोलूं कि ये मेरे पास कोई अल्केन है, इसका मुझे हेलोजिनेशन कराना है और RX बनाना है, HX निकालना है, ठीक है, ये अगर X आपके पास F2 है तो बहुत जल्दी रिएक्शन होती है, इतनी जल्दी कि वॉयलेंटली होती है, इसलिए कराते नहीं है। आयोडीन के केस में रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, इसलिए ये भी नहीं कराते, सिर्फ इन दोनों का कराते हैं। तो इसमें लिख लीजिए रिएक्शन बिकम अनकंट्रोल्ड एंड वॉयलेंट, so fluorination is not carried out. Reaction become reversible, so done in presence of HiO4, HiO3, मेरे में
फिर मतलब वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स का भी यूज नहीं? बिल्कुल किसी का नहीं, लाइट तो लाइट। अब इससे कैसे कराते हैं, इसमें क्या होता है, अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई अल्केन की I2 से, तो Ri बनता है और HI बनता है। ये HI फिर से इससे रिएक्शन करके ये बना देता है, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। इसलिए हम क्या डालते हैं, HiO3 या HNO3। ये क्या करता है, HI से HiO3 रिएक्शन करता है और HiO4 बना लेता है, सॉरी I2 और H2O में चेंज कर देता है। तो रिएक्शन कंट्रोल्ड नहीं होती, मतलब रिवर्सिबल नहीं होती। रिवर्स नहीं होती, क्यों, क्योंकि HiO3 इस HI को हटाना पड़ता है हमें, इसको हटा देता है। और क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई अल्केन है, आपको फ्लोरिनेशन कराना है तो आप डार्क में कराइए, या फ्लोरीन शुड बी डाइल्यूटेड विथ आर्गन, तब आप इसका फ्लोरिनेशन करा सकते हैं, नहीं तो फिर आप रहने दीजिए। क्लोरीनेशन कराना है या ब्रोमिनेशन कराना है तो आप सिंपल लाइट के प्रेजेंस में करा दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए, अगर आपको आयोडिनाइजेशन कराना है तो सिर्फ आप I2 के प्रेजेंस में नहीं कराएंगे, इसमें साथ में HiO3 डालना पड़ेगा ताकि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो। तो उस केस में आपके पास Ri भी बन जाएगा।